बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में। व्यूअर्स, इस मर्ज़ की कैफियत का क्या करूं तस्करा। बड़े बड़े की ये कमर तोड़ चुका है, इसे कोई दवा रास ना आई, बदन इसके सामने घुटने टेक चुका है। जी हाँ नाजरीन, हम में से शायद ही कोई होगा जो लोअर बैक पेन की गिरफ्त में ना आया हो। अकॉर्डिंग टू मेडिकल एक्सपर्ट्स, लगभग 80% या 10 में से 8 लोगों को अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर लोअर बैक पेन की शिकायत रही है। अकॉर्डिंग टू अ 2023 स्टडी पब्लिश्ड इन द लैंसेट रूमेटोलॉजी, देयर आर अराउंड 87.5 मिलियन केसेस ऑफ लोअर बैक पेन इन इंडिया। कमर का दर्द ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी की तकलीफ़ का बायस बनता है, बल्कि वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मुतासिर करता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी आम शिकायत होने के बावजूद हम एक्सपर्ट से रुजू नहीं करते, बल्कि OTC मेडिसिन से सेल्फ मेडिकेट करते हुए नज़र आते हैं। और इसीलिए आज के अहम सवालों में हम ये देखेंगे कि लोअर बैक पेन की क्या वजूहात है, इसे ट्रीट कैसे किया जाता है, इसे बचा कैसे जाता है, और लॉन्ग टर्म पेन किलर्स खाने पर आप क्या नुकसानात उठाते हैं। तो चलिए इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ज़हीर अब्बास मर्चेंट, अ रेनाउंड स्पाइन स्पेशलिस्ट एंड वेरी वेल नोन एंड वन ऑफ द बेस्ट इन साउथ एंड सेंट्रल मुंबई। He has over 10 years of experience and has gained his expertise from Japan and Korea, countries which boast some of the best spine surgery centers in the world. He currently practices in hospitals like Bombay Hospital, Wockhardt and others. तो आइए इनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर मर्चेंट, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मैडम। वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम लोअर बैक पेन की बात करते हैं तो इसमें क्या इंक्लूडेड है और आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोअर बैक पेन? Lower back pain is the most common thing that happens to everyone. So as you rightly said, the world is divided into 3 parts. One who has already had back pain, one who is currently having back pain, and one who will have back pain. बैक पेन, सही। So in this world, everyone is going to suffer from it at one time or the other. One time or the other. तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सबको It गुजरना is the है। most common. It is very common. Yes. जी, तो अगर क्या इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक पेन होते हैं या ये एक ही टाइप So का? types of back pain तो disease category के ऊपर भी होता है, अच्छा। conditions के ऊपर रहता है। Okay. So most of daily routine का back pain जो रहता है, that is mostly due to postural related, back Right. posture related. सही। And secondly then age related आ जाता है, young हो जाता है, elderly हो जाता है, Okay. those who are working क्लास में आ जाते हैं। जी जी। सो उन लोगों में बेसिकली कुछ एक्सरसाइज या एक्टिविटी रिलेटेड कुछ नहीं रहता है, बिकॉज दे आर जस्ट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, गोइंग फॉर वर्क, कमिंग बैक बाय 11, हैविंग देयर डिनर एंड देन गो बैक। तो बेसिकली उनके मसल स्टिफ हो जाते हैं। मसल स्टिफ एंड बेसिकली देयर इज मसल वीकनेस मोर देन मसल स्टिफनेस, okay. बिकॉज देयर इज नो एक्सरसाइज पर से ऑन देम। दे डोंट डू एनीथिंग, एनी एक्टिविटीज और दैट कैन बिल्ड द कोर मसल्स ऑफ द बॉडी। जी। सो दे हैव वीक कोर मसल्स। जी, तो आपने जैसे कहा कि सबको गुजरना है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो अडल्ट पॉपुलेशन है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारती है उनको होता है, लेकिन हम अब आजकल सुनते हैं कि बच्चों को लोअर बैक पेन हो रहा है, और तो ये क्या फिनोमिनन है और क्या ये मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है? प्लीज़ बताइए। सो एज रिलेटेड तो बच्चों में इसलिए हो रहा है बिकॉज मेनली ड्यू टू कैल्शियम एंड विटामिन डिफिशिएंसीज। अच्छा। हम डाइट फुल डाइट देना चालू कर देते बच्चों को जल्दी से, और बट न्यूट्रिएंट्स देते ही नहीं है, तो उनको अब्जॉर्ब करने के लिए बेसिकली उनका डोजेज रहता है, जो ड्रॉप्स रहता है, विटामिन डी के ड्रॉप्स देने रहते हैं, कैल्शियम का सिरप देना रहता है, वो उनको डेली देना चाहिए। ओके। तभी ये सब उनका ग्रोथ भी इम्प्रूव होता है, माइलस्टोन्स भी अपने टाइम से आते हैं, जी, प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। यस, ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हमको लगता है कि खाली खाना खाने से न्यूट्रिएंट्स सब मिल जाएंगे बच्चों को, पर वैसा नहीं है। उनका रिक्वायरमेंट जब ये रहता है बिकॉज दे आर ग्रोइंग एज, तो उनका बोन्स को रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है विटामिन डी, कैल्शियम का, तो वो देना चाहिए, सप्लीमेंट्स करना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स तो है, न्यूट्रिशन तो इज़ अ फैक्टर, लेकिन क्या क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है, इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को देखो तो वो लोग फ़ोन पे बैठे रहते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। ये भी एक ज़रूरत चीज़ है, राइट? यस यस। सो बेसिकली बिकॉज as and when we are increasing the technology,
वी आर ऑल्सो डिक्रीजिंग आवर ओन ग्रोथ। कैसा है कि आप खाली फ़ोन पे ही हो, आप एक्टिविटी बाहर जो क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे बच्चे, वो सब पूरा बंद हो गया। एवरीथिंग इज ऑन द फोन और द टीवी, on the internet, everything is on the internet, you're just playing video games and everything। जी, अभी पहले लोग बाहर क्रिकेट खेलते थे, अब लोग वीडियो गेम्स और उस हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने लोअर बैक पेन मसल वीकनेस की वजह से जो कहा है, तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अपर बैक पेन एंड मिडिल बैक पेन, ऐसा भी कुछ है? यस, तो एंटायर स्पाइन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जी। तो वन इज द सर्वाइकल, दैट इज द नेक। Then one is the dorsal, which is the thorax, जहाँ पे chest, lungs आता है, which protects the lungs। और उसके नीचे आता है lower lumbar spine, और उसके बीच नीचे आता है sacrum। So it's divided into 4 parts। So basically we sit on the sacrum and the pelvis, and उसके ऊपर ही बिल्कुल lumbar spine है, जो maximum movement करवाता है। So the maximum movements of our spine occurs at 2 places, that is in the neck and the lower spine। नेक इज बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन, जो पूरा हम घूमते फिरते हैं नेक, उसके लिए। बिल्कुल। एंड लोअर स्पाइन कुछ भी उठाना रहता है तो वी यूज आवर लोअर स्पाइन फॉर पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड। कुछ खोलना रहेगा, कुछ साफ सफाई करनी रहेगी, तो वो सब लोग। तो ये दो एरियाज है जो ज्यादा मोबाइल है, yes, वो प्रेशर भी ज्यादा विटनेस करती है। yes, yes। जी, तो बेसिकली इट बेयर्स द बर्डन ऑफ एक्सेसिव मोबिलिटी। राइट। तो ये मिडिल और अपर, तो अपर मतलब सर्वाइकल पेन हो गया, और मिडिल मतलब वो इतना नहीं होता, नहीं उतना रेयर, इतना कॉमन नहीं रहता, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। जी। सो देयर इज प्रोटेक्शन टू इट। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेन जो होएगा, वो अपर बैक होगा जो सर्वाइकल होगा, और लोअर जो लंबार या सैक्रल होगा। यस, ट्रू। ठीक है। तो अगर मैं आपको कॉजेज पूछूं, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लोअर बैक पेन अपार्ट फ्रॉम पोस्चर एंड अपार्ट फ्रॉम अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल? So apart from posture and sedentary lifestyle is nutrients, less of calcium, vitamin, dietary supplements and everything। Then obviously lifestyle आपने बता दिया है। फिर diseases होती है, जैसे कि slip disc जो हम बोलते हैं, जो most common रहता है। अच्छा। Basically you lift your heavy weights, gym जाते हैं, हाँ। जिम में अचानक से वेट उठा लिया, जितना नहीं उठाना चाहिए था उतना उठा लिया, या प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं किया यूज करने के लिए, तो उसके वजह से भी होता है। सेकेंडली फिर अपने कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस इज स्टिल रैम्पेंट। बिल्कुल। हाँ, बोलते हैं कि अभी भी कंट्रोल में आ जाएगा बाय 2028 ऐसा कुछ, बट आई डोंट थिंक, बिकॉज इट इज स्टिल मोस्ट कॉमन डिजीज दैट अफेक्ट्स द स्पाइन। इन्फेक्टिव स्पाइन में स्पाइनल डिस्काइटिस जो हम बोलते हैं, वो सबसे कॉमनली फाइंड होता है। ओके। तो बहुत सारे जन अभी भी टीबी हो जाता है तो ऐसा ही मेडिसिन टीबी का चालू कर देता है, वो बहुत ही गलत है। उसका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसका बायोप्सी सैंपल लेना चाहिए, let it be anywhere in the lung or spine, wherever the sample has to be sent for testing, right. And once proven, then you should definitely start the treatment, because if you just start and if it's a MDR, then you are just leading to a unknown territory then। बिल्कुल। और ये और आप खतरा आपको harm, yeah, it will even harm you more further। जी बिल्कुल। सो जैसे आपने कहा कि स्पाइनल पेन भी हो सकता है, एंड विच कैन बी अ कॉज, मतलब दूसरी डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है। तो जैसे आपने ये कहा कि दिस आर द कॉजेज, तो इसमें लाइक फॉर एग्जांपल यू मेंशन अबाउट टीबी, लेकिन क्या ऐसे भी हो सकता है कि बिल्कुल अलग ही जो डिजीज है, फॉर एग्जांपल कैंसर ऑफ द स्पाइन भी होता होगा, राइट? तो क्या उस वजह से भी लोअर बैक पेन होता है? इज दैट अ सिम्पटम? यस। सो मेनी अ टाइम्स द पेशेंट कम्स टू अस with only back pain which is not getting better with any medicines। You prescribe him an investigation, MRI करवाया, उसमें समझ आता है कि मेटास्टेसिस है पूरे, और पूरा बैकवर्ड पे जाना पड़ता है कि बाबा फाइंड करना पड़ता है कि प्राइमरी किधर है, क्योंकि पेशेंट को दूसरा कोई सिम्टम ही नहीं, खाली बैक पेन को छोड़ के। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि लोअर बैक पेन एक प्राइमरी कंडीशन भी हो सकती है, where there is no underlying cause, या this is also a symptom of an other underlying disease। तो अगर आपको लोअर बैक पेन है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर के पास जाए, ना कि आप OTC मेडिसिन लेके पेन किलर्स खा के अपना पेन को सबसाइड करने की कोशिश करें। तो जैसे आपने कहा कि दिस कैन बी एन अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ समथिंग लाइक कैंसर, टीबी, लेकिन क्या जो लोग को मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक मेंटल इम्बैलेंसेस या इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं, क्या उनको भी लोअर बैक पेन एक सिम्टम हो सकता है? यस, वेरी कॉमन, बिकॉज स्ट्रेस लीड्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड स्ट्रेस रिलेटेड बैक पेन भी होता है। आपका ओवरऑल वर्क पे प्रेशर रहेगा, या घर पे क्या बोलते हैं, फैमिली में अगर कुछ इशू चल रहा है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी रहता है, तभी भी ये सब सिम्टम्स बहुत कॉमन रहते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर हार्मोन्स रिलेटेड ऑल्सो, जो फीमेल्स में होते हैं फिर फीमेल्स में होते हैं।
तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोअर बैक पेन को लोअर बैक पेन ही ना समझें, लेकिन आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करवाएं, एंड व्हेन यू गो टू एन एक्सपर्ट वो आपको बताएगा कि किस इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एंड यू विल गो टू द रूट कॉज। सो जैसे आप हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये लोअर बैक पेन मतलब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, व्हाट आर द टेस्ट दैट यू ऑल रेकमेंड? So usually if there is nothing specific, or it is very basic or a very small thing, then any back pain should reside or resolve in 3 days. अच्छा, 3 दिन 3 to 5 days it should get better. The person should get better with or without medicines. With or without medicine. With or without medicine. And in normal activity. In normal activity, yeah. Okay. If the person is still not getting better with medicines for 3 to 5 days, then obviously there is something wrong with him. Achha. Secondly, if the pain intensity of the pain also matters, and the time of the pain also matters. Okay. If the patient is having pain, especially during the night time, that is a specific time where TB it indicates there is indication. Yeah, okay, it's an indication that the patient might have an infective pathology out there. Achha. Or if the patient is saying that he can't get out of bed early in the morning, or he's having a lot of difficulty while getting out, or he has lot of swelling in the joints, small joints, then it could be rheumatoid also. Okay. So that is contributing to the patient's back pain. ठीक है, तो ये एक बात है कि अगर टाइम कब आपको ये पेन एग्रीवेट हो रहा है, कब आपका ये पेन ट्रिगर हो रहा है, दैट आल्सो कैन मैटर, एंड दैट आल्सो इंडिकेट्स कि ये एक्चुअली कोई और डिजीज के बारे में वजह से हो रहा है। एंड सेकेंडली इंटेंसिटी भी, कभी मतलब कैन यू हैव लाइक अ शार्प पेन, कभी कैन हैव अ डल पेन, उस हिसाब से भी आप डायग्नोज करते हैं। तो आप पेशेंट हिस्ट्री तो लेते ही होंगे, लेकिन जिनको ये क्रोनिक बैक पेन है जो 3 और 5 डेज में रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आप कौन से टेस्ट रेकमेंड करते हो? So basically, after carefully examining the patient, and if you find some tests are positive, then the basic test would be an X-ray. An X-ray that you get done, and after the X-ray, you should primarily get a MRI done. तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये X-ray और MRI में क्या डिफरेंस है? So in an X-ray, you can very well see the bones out there, and the normal anatomy of bones, and you can somewhat see or appreciate the soft tissue structures out there. But for seeing the spinal cord and the nerves, you have to get an MRI. Because you can't see that on an X-ray. So basically, अगर muscular pain है तो आप तो X-ray की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि soft tissues भी मतलब is it valid कि it's not so ideally basically if I see a patient for the first time in my clinic or my consulting, I would first just give him medicines. So I'll tell him, if you get better with these medicines in the first 5 to 7 days, then you're good to go. You can just continue. You can come to me after 2 weeks. I'll reduce the medicines. Just follow up, and then I'll show you what all next has to be done. Okay. If this is not getting better within 5 to 7 days, or there's no improvement, then you should definitely get an X-ray and MRI done. Okay. So डॉक्टर, मेरा अगला सवाल है कि आपकी प्रैक्टिस में कौन से केसेस ज़्यादा आता है? What type of lower back pains do you consult? मतलब do you see in your practice? So in my practice, basically 80 to 90% of the patients come with low back pain with radiating, मतलब radiate हो रहा है कमर से लेके नीचे तक पूरा पेन आ रहा है, एंड दे हैव टेकन, उन्होंने सब जगह से मेडिसिन ले लिए, जनरल प्रैक्टिशनर के पास से, फार्मेसी से, उधर दोस्त ने कुछ ये बता दिया, ये सलाह दे दी कि एक्सरसाइज कर लो, फिजियोथेरेपी के चले जाओ, उससे ठीक हो जाओगे, एंड स्टिल नो इम्प्रूवमेंट, एंड इवन आफ्टर डूइंग इट फॉर 3 to 4 months. 3 to 4 months. Okay. तो वैसे भी बहुत आते हैं कि बाबा हमने 3-4 महीने खुद का सब कर लिया, अभी ठीक नहीं हो रहा है, तभी इसने बोला आपका नाम, तो आगे अभी ये नुस्खा कर लिया, सब ट्राई कर लिया, सब ट्राई कर लिया, फिर अभी करने के लिए आए। तो जी वैसे पेशेंट्स 80-90% उतने वही रहते हैं कि जो आ रहे रहते हैं, एंड बट उनको ये नहीं समझता है कि बेसिकली जब भी अक्यूट प्रोलैप्स हुआ रहता है या अक्यूट सिम्टम है, तो तभी एक्सरसाइज नहीं की जाती। ओके, अच्छा। तो जब भी आप अक्यूट स्टेज में आके, अक्यूट फेज ऑफ डिजीज में जब भी आप करोगे, तो ये इंक्रीज होगा, एग्रीवेट करो, आप ऑलरेडी वो जो मसल जो परेशान हुआ है और आप उसको और एग्रीवेट कर रहे हो। ओके, तो वैसे केसेस में खाली रेस्ट किया जाता है। अब रेस्ट भी ऐसा नहीं कि आप 3 से 4 महीने के लिए बोलोगे कि रेस्ट, बेड रेस्ट नहीं, वो भी नहीं। मैक्सिमम रेस्ट 3 to 5 days का रहता है, जिसमें पेशेंट शुड गेट बेटर इफ देयर इज नथिंग सीवियर गोइंग ऑन। ओके, सो बेसिकली अगर ये भी जो पेन है जिसका आपने तस्करा किया है कि ये लोअर बैक पेन है जो रेडिएट हो रहा है, जो अपने पैरों की तरफ जा रहा है, तो वो पेन
भी लोअर बैक पेन ही कहा जाता है या इसे कुछ और डिजीज? इसको सायटिका बोलते हैं। अच्छा, इसको सायटिका बोलते हैं। सायटिका इज बेसिकली सिम्पटम एंड स्लिप डिस्क इज द डिजीज दैट इज नेम्ड। अच्छा, तो सायटिका सिम्पटम है स्लिप डिस्क का। ओके, तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी बात डॉक्टर साहब ने हमें बताई है कि अगर आपको ऐसा भी कोई पेन है जो रेडिएट हो रहा है, जो सडनली इंक्रीज हो रहा है, जो बहुत शिद्दत से हो रहा है, या सुबह में ज़्यादा हो रहा है या शाम में ज़्यादा हो रहा है, तो आप दूसरों की सलाह लेने के बजाय आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको थोड़ा रेस्ट भी लेना है, लेकिन उसको इतना भी रेस्ट नहीं देना है कि आप उसे और ही सिचुएशन को ख़राब करें। जी यस। सो डॉक्टर साहब, जैसे आपने इतनी सारी सिम्टम्स डिस्कस की है, आपने बताया कि कब शिद्दत से होता है, ये जो टाइमिंग्स आपने बताया कि, लेकिन ऐसी कौन सी सिम्टम है जो पेशेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, लाइक जो हम रेड फ्लैग कहते हैं, ये कौन सी चीज़ें हैं जो पेशेंट को देखते ही इफ़ वो महसूस कर रहा है तो उन्हें फौरी तौर पर डॉक्टर से पास जाना चाहिए? सो हमारे इसमें स्पाइन के रिलेटेड देयर आर लाइक 4 to 5 रेड फ्लैग्स जो हम कंसिडर करते हैं और पेशेंट को एडवाइस भी करते हैं। अच्छा। सो दिस इज लाइक इफ़ आपको आए थे और खाली बैक पेन था और अभी रेडिकुलोपैथी मतलब सायटिका का पेन चालू हो गया है, जो पैरों में तरफ जा रहा है, पैरों की तरफ जा रहा है, तलियों के टोस तक, और जो मेडिसिन से कम नहीं हो रहा है, so that is one. Secondly, this pain is related with or associated with a weakness in the leg. Weakness in the leg, meaning the person can't lift his knee or extend his knee or move the ankle. That is a neurology which should be addressed immediately. Acha. Then there are other red flags, like if there is weight loss or associated any other things that are happening. See, weight loss can happen. The person is not having a proper diet. That is common. People die. Understood. कि हाँ ये होने ही वाला. Yeah, but it is not like the patient को खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो भूख ही नहीं लग रही है, appetite ही नहीं है, तो वो केसेस में कैसे वो इंडिकेट करता है कि कुछ तो डिजीज पैथोलॉजी अंदर चल रही है, बिल्कुल, कि बॉडी काम नहीं कर रहा है जिस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा रेड फ्लैग है। Yeah, these are the few of the red flags that the person should consider and should immediately address. तो डॉक्टर आते हैं हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए। जैसे हमने पहले भी सुना कि ना लोग लोअर बैक पेन को हल्का लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अगर पेन हुआ 3-4 दिन हुआ तो उसके बाद वो लोग पेन किलर्स खाने लग जाते हैं, जो ओटीसी बहुत ही आम मिल जाती है, तो वो पेन किलर्स खाने लगते हैं। लेकिन ये कब है कि पेन किलर्स मतलब एक हद तक खा भी सकते हैं, लेकिन कब है कि उनको पेन किलर्स नहीं खाने चाहिए, और क्या अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल? सो अगर पेशेंट को जैसा मैंने कहा है पहले भी कि अगर 3 to 5 डेज से मेडिसिन से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, या तो फ़ायदा हो रहा है और फिर वापस से यही दर्द आ जा रहा है, same intensity, with the same intensity the patient is having recurrent pains, then obviously this is not going to get better with just plain medicines. So तभी कंसल्ट करना चाहिए एक स्पेशलिस्ट के साथ में। सेकेंडली, अगर ये पेन ट्रीटमेंट अगर मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द टाइम्स ये जो रेस्ट एंड प्लेन पेन किलर्स एंड मसल रिलैक्सेशन के साथ में ये सेटल हो जाता है। ओनली कैल्शियम विटामिन जो लेना चाहिए वो 3 मंथ्स के लिए 2 मंथ्स के लिए कंटिन्यूस लेना चाहिए रहता है, जो सबको एज अ रूटीनली लेना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग विटामिन एंड कैल्शियम। ये जो सप्लीमेंट्स आप जो कह रहे हैं कि किस उम्र के बाद उन्हें लेना चाहिए ताकि उनकी ना मसल और बोन्स और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम उनका दुरुस्त रहे? सो आइडियली एवरीवन शुड टेक इट at least once a week, or should repeat it every 6 monthly. Basically आप कोर्स पूरा ले लीजिए 1 month का या 2 months का, and then after 6 months you again repeat the course. और ये आप कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट, ठीक है। और ये किस उम्र से, मतलब इज इट लाइक चाइल्ड बेयरिंग एज से शुरू कर सकते हैं? ठीक है। सो आप कह रहे हैं कि ये 2 महीने से लेकर मतलब उसको 2 महीने का कोर्स करें और फिर वापस 6 months के बाद रिपीट करें? or at least once a year at least you should take the entire course. ठीक है। तो और पेन किलर्स तो हो गई, उसके अगर 3-4-5 दिन के बाद अगर उनका पेन सबसाइड नहीं हो रहा है, ये पेन किलर्स और किस मुद्दत तक खा सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर? So without consulting a doctor, like I said, they can take it for I guess a week or 10 days at max. अच्छा, that's it. At max. But उससे ज़्यादा अगर वो सेटल नहीं हो रहा था, they should definitely consult. Yes. तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम पेन? सो पेन किलर्स एंड मसल रिलैक्सेशन छोड़ के हमारे पास नर्व मेडिकेशंस भी आती है, दवा पेंटीन और प्रीगाबलिन जो हम देते हैं। आफ्टर दैट फिजियोथेरेपी, ये बेसिकली मेडिकल है, मेडिसिन रिलेटेड।
अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन वी ऑल्सो गिव फिजियोथेरेपी टू द पेशेंट्स. फिजियोथेरेपी में बहुत सारी मोडालिटीज इंक्लूड होती है. जी जी. Like once the pain settles, we advise the patient to go a core strengthening and back strengthening exercise. Yeah. Okay. And that consists of at least 3 weeks with a specialist. Okay. And then the patient should do it at a regular basis at home also. अच्छा, ये फिजियोथेरेपी. ये फिजियोथेरेपी. Okay. And फिजियोथेरेपी में खाली एक्सरसाइजेज ही नहीं रहती है, IFT रहती है, शॉर्ट वेव डायथर्मी रहती है, सेकाई रहता है. Okay. बहुत सारा चीज़ें रहती है. बहुत सारी चीज़ें. हाँ, बहुत सारी चीज़ें. So basically अगर आपको ये पेन है 10 दिनों से ज़्यादा, तो आपको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाइए. एंड डॉक्टर, क्योंकि बिकॉज आपका पेन मुख्तलिफ है. आपको जो पेन हो रहा है वो शायद आपके जो फैमिली मेम्बर को भी पेन हो रहा है वो अलग हो सकता है. आपके रीजंस अलग हो सकते हैं, आपके घर के फैमिली मेम्बर या कोई और फर्द के रीजंस अलग हो सकते हैं. तो इस हिसाब से जब आपको डॉक्टर एग्जामिन करेगा तभी वो आपको बताएगा कि आपको किस तरह कौन सी ट्रीटमेंट मोडालिटी को फॉलो करना है. जी. सो डॉक्टर, हमने जैसे पेन किलर्स की बात की, दैट इज़ वन ट्रीटमेंट. हमने बात की फिजियोथेरेपी की, दैट इज़ अनदर ट्रीटमेंट. तो सर्जरी कब होती है? व्हेन इज़ इट नेसेसरी कि सर्जरी की जाए? सो व्हेन even after say 3 to 6 weeks of conservative treatment, the patient is not getting relief with his symptoms. Okay. And he has developed some weakness, और या तो कोई कमजोरी आ गई है पैर में. Okay. एडिशन हो गया है, सिम्टम हो चुका है. हाँ, सिम्टम का एडिशन हो गया है. हाँ. और वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है. Okay. So then definitely you should consider an intervention. Okay. आप अगर खाली पेन है तो एक हम ब्लॉक्स देते हैं, पेन ब्लॉक्स जो बोलते हैं. एंड इफ दैट डज नॉट वर्क देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद सर्जरी. अच्छा, तो सर्जरी इज लाइक दो द लास्ट ऑप्शन, राइट? आप पहले सारे पहले ट्रीटमेंट मोडालिटीज को कवर करते हो आप, एंड ओनली इफ द पेशेंट इज नॉट गेटिंग, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है तब जाके सर्जरी होती है. लेकिन सर्जरी, अभी बहुत सारे मिथ्स है लोअर बैक पेन को लेकर. सर्जरी इज़ वन ऑफ देम कि अगर सर्जरी किया तो पेशेंट पैरालाइज हो जाता है, या दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, और फिर वो लेवल ऑफ जो एक्टिविटी है वो नहीं रहती है. तो इसमें कितनी सच्चाई है और आप क्या कहेंगे? सो दिस इज़ नॉट ट्रू ऑब्वियसली. सो ये कैसा रहता है कि अगर आप एक स्पेशलिस्ट के पास से ऑपरेशन करवाते हैं या इंटरवेंशन कोई भी चीज़ से करवाते हैं, so we are basically trained in this. जी, of course. So we have been seeing these patients for more than 10 years, 12 years. We have been handling these people. So हमारा अप्रोच एक अलग रहता है. एंड सर्जरी बेसिकली करने के लिए तो कोई भी, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक भी करते हैं, न्यूरो सर्जन्स भी करते हैं, बट वी आर ओनली स्पाइन सर्जन्स. वी डोंट डू एनीथिंग एल्स. वी जस्ट डील विद स्पाइन. सेकेंडली एक स्पेशलिस्ट के करवाने के पास इसलिए ही फ़ायदा होता है ना, वरना तो आप जैसे कि हम कोई अगर कुछ चीज़ लेने को जाते हैं तो एक नॉर्मल रास्ते में भी मिलती है और शॉप में भी मिलती है. बिल्कुल. तो उसका डिफरेंस तो ऑब्वियसली रहता ही है. क्वालिटी में डिफरेंस रहता है. क्वालिटी में रहता है. एंड ऑब्वियसली हमको नॉलेज उसके लिए भी उतनी ही रहती है. तो एक अभी जो ट्रीटमेंट मोडालिटी आया है, जैसे कि कायरोप्रैक्टिक का आया है, तो बेसिकली दे फ्रॉम एक्सटर्नली ओनली बाय मैनिपुलेटिंग they reduce the slip disc. जी, बिल्कुल. Which is not possible. अच्छा. Medically and factual. Okay. Because you can't just reduce the disc from outside. अच्छा. This is not a balloon that you can just squeeze it. जी, मतलब ये मसाज जो करते हैं वो लोग, जो बोन मैनिपुलेशन जो करते हैं वो लोग, तो मतलब वो उससे ट्रीटमेंट नहीं होता उनसे. करना ही नहीं चाहिए. That is करना ही नहीं चाहिए. अच्छा. That is quack treatment. So there is no medically proven कि आप उससे 100% आपको रिलीफ, उसको एग्रीवेट कर सकता है उल्टा. तो क्या मैनिपुलेट कर रहे हो ना. हम तो जो भी काम कर रहे हैं, हम वी आर क्लिनिकल रेडियोलॉजिकली वी आर प्रूविंग इट दैट इट इज देयर, वी आर सीइंग इट, कंफर्मिंग इट ऑन द आवर इमेजिंग, एंड देन वी डू इट. अच्छा. दिस इज जस्ट फ्रॉम आउटसाइड. हाउ कैन यू सी व्हाट्स गोइंग इनसाइड? बिल्कुल. You can't if I ask someone to hold my hand without physically removing his hand from my other hand, that's not possible. It will get relieved. So how can they just relieve it from inside? तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब स्पाइन, क्योंकि स्पाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ योर बॉडी, मतलब यू वांट टू फंक्शन प्रॉपर्ली, तो एक बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे नीम हकीम के पास ना जाए, बट आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाए. लेकिन मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है? स्पाइन सर्जरी है बिकॉज यू आर, इट्स एन इन्वेजिव प्रोसेस, तो इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या है? सो हर एक प्रोसीजर के ऑब्वियसली नोन कॉम्प्लिकेशंस रहते ही हैं, विच आर ऑब्वियसली डिस्कस विद द पेशेंट्स.
but these complications are reduced to minimal or say negligible when you get it done from a specialist. Okay. So it's written in the medical books. Obviously it has happened. सबके career में भी होता है. The complication is known fact के होना ही है. तो कितना परसेंटेज होगा अगर मैं आपसे पूछूं? So if you see if you operate 100 then maybe 1% या 2% max 2. I say 1% is the maximum that. Maximum. Because you are doing everything under scope and microscope which is big and magnified. जी. So अभी की सर्जरी सब ऐसा नहीं होगा कि naked eye से हम करते हैं. जी जी. So everything is magnified under imaging and microscope and हमको exactly target oriented हम काम करते हैं. काम कर रहे हैं. हमारा दूसरे टिश्यूज को हम डिस्टर्ब ही नहीं करते जी. तो और इसका सक्सेस रेट क्या है, मतलब वापस से सर्जरी करने की नौबत आती है, नहीं आती है, एंड इज द पेशेंट मतलब उनको रिलीफ पूरी ट्रीटमेंट मिल जाती है, क्या होता है? सो आफ्टर सर्जरी बेसिकली द सर्जरी इज फॉर द पैथोलॉजी. यू आर नॉट ट्रीटिंग द एंटायर स्पाइन. ठीक है. यू आर जस्ट ट्रीटिंग द पैथोलॉजी. जी. सो व्हेंस इफ जो टारगेट ओरिएंटेड जहाँ पे डिजीज है उसको अगर आप निकाल देते हो तो ऑब्वियसली वो रिकरेंट होना नहीं चाहिए. बट ऑब्वियसली देयर आर कंडीशंस वेयर रिकरेंट डिस्क होता है. that happens due to the patient basically resumes his activity earlier than advised. अच्छा. Basically bike travel ज़्यादा चालू कर देते हैं वापस से. You ground level activities चालू कर देते हैं. They again lift weights. तो उसके वजह से उनको रिकरेंट डिस्क हो सकता है. Obviously when you remove a disc prolapse you don't remove the entire disc. सही है. You just remove the prolapse part of सही है, जो affected part जो affected part है. सही है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने सर्जरी करवाई है तो रिकरेंट मतलब पूरी रिकवरी के लिए आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए. एंड यू हैव टू गिव दैट अमाउंट ऑफ रेस्ट. मतलब यू डोंट स्टार्ट योर डेली एक्टिविटीज एज सून एज यू गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल. नो, यू कैन स्टार्ट योर डेली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ बट यू कांट रिज्यूम योर वर्क और लिफ्ट हैवी वेट्स. अच्छा. तो उसमें परहेज करना चाहिए. ठीक है. तो आप जब ये लिफ्ट वेट्स की बात कर रहे हैं, देयर आर अदर मिथ्स एज वेल. जैसे कहा है कि अगर हम बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो इसके वजह से भी लोअर बैक पेन हो जाता है. तो इसमें कितनी सच्चाई है? सो बेसिकली वी हैव टू व्हेन समवन लिफ्ट्स is lifting, trying to lift something, we bend fully and lift the weight. अच्छा. Or lift the table. So that's very inappropriate way of lifting things. अच्छा. तो what is the appropriate? Basically you have to bend from your knees and squat and lift it. The pressure should comes from the knee. तो कमर से नहीं झुकना है. आपको नीज को बेंड करना है और आपको थाइस पे प्रेशर डालना है और उस हिसाब से आपको वेट उठाना है. ओके. तो जो ये जो वेट लिफ्टिंग मतलब स्पेशली जिम में हम देखते हैं कि लोग इतना सारा वेट उठाते हैं, तो ये टेक्निक अगर उन्होंने अप्लाई की है तो दैट हेल्प्स इन इंजरी प्रिवेंशन के देयर इज लाइक अ लिमिट. आप इससे ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये आपके बैक को अफेक्ट करेगा. यू शुड नॉट लिफ्ट लाइक 200 250 पाउंड्स 300 पाउंड्स. ओके. दैट्स ऑब्वियसली आउट ऑफ द क्वेश्चन. वो लॉन्ग रन में आपको करेगा ही अफेक्ट. बट वहाँ के सपोर्ट के साथ में दे डू इट. वो लोग करते हैं. So it's a gradual process. You don't just come one day first day and you lift 100 kgs. जी. You have to gradually go on increasing your strength. मतलब आपकी बॉडी को कंडीशन करना जरूरी है. आपकी बॉडी को बिल्ड उसकी मसल्स को स्ट्रेंथन करना जरूरी है. तब जाके अगर आपकी डाइट भी बराबर है, अगर आप एक्सरसाइज करें, आपके मसल्स टोन है, तब जाके आप ऐसे वेट्स लिफ्ट कर सकते हैं. सो जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अगर आप जब चीज़ें उठाते हैं तब भी आपको परहेज करना है. यू डू नॉट हैव टू बेंड. आपको कमर से बेंड नहीं करना है. आपको आपके नीज़ और थाइस मसल्स को यूज़ करना है ताकि आप इंजरी से दूर रहे. स्पेशली अगर आप जिम जा रहे हो तब भी आपको ज़रूरत है कि आप अपने मसल्स को पहले स्ट्रेंथन करें और फिर ही आप हैवी वेट्स उठाने की कोशिश करें. ठीक है. तो एक अनदर जैसे पोस्चर आपने कहा था कि दैट ऑल्सो लीड्स टू लोअर बैक पेन. लेकिन जो लोग स्लाउच करते हैं, जो झुक के चलते हैं, क्या उनको भी लोअर बैक पेन होता है? स्लाउच करके तो अगेन वी आर गोइंग बैक. बेसिकली द पोस्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनीवन्स. मतलब वो तो बैठने का है कि किस तरह से आप इवन व्हाइल वॉकिंग यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन पोस्चर. यू कांट जस्ट स्लाउच एंड बेंड एंड वॉक. सो बेसिकली if you're bending and walking, you're making your front muscles strong and the back muscles are weak. So you have to walk straight so that your back muscles are also working simultaneously. So whenever you're on the phone or you're doing something forward bending, your front muscles are active. अच्छा. तो पीछे के मसल्स इस्तेमाल नहीं हो रहे जिस वजह से वो लोग वीक हो जाते हैं. ओके. तो whether you're sitting, you're standing, whether you're walking, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना स्टैंड सीधा रखना है, आपको वॉक स्ट्रेट करना है. ठीक है. सो ये सब बात हो गई जिनको लोअर बैक पेन है.
व्हाट पीस ऑफ एडवाइस, आप क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे टू दोज पीपल जिनको लोअर बैक पेन अभी फ़िलहाल नहीं है, तो उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि उनको आगे जाके लोअर बैक पेन की शिकायत ना हो? देयर आर फ्यू थिंग्स बेसिकली समवन शुड और एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ, कि आपको अपना डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर रखना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट, गुड डाइट, ओके, शुड इंक्लूड कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट्स. सेकेंडली 1 hour of activity, any type of activity, okay, say it walking, exercise, gymming, playing football, cricket, anything, okay, there should be there in everyone's life. जी. Thirdly, while you're working also you should take frequent breaks. if you are आपका अगर डेस्क जॉब है और आप कंटिन्यूसली बैठने का आपका प्रोफाइल है कि आप 8 hours 10 hours कंटिन्यूसली बैठ रहे हो, सो यू शुड टेक अ ब्रेक आफ्टर 1.5 hours, 5 minutes का ब्रेक लो, उठो, वॉक करो 5-10 minutes के लिए, देन यू सेट बैक. राइट. सो दिस विल प्रिवेंट योर बैक फ्रॉम बिकमिंग वीक. ओके. थर्डली, अगर आप ज़्यादा एक्टिवली बाइक ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, सो यू शुड, ऑब्वियसली बॉम्बे के रोड्स आर, एवरीवन नोज, फुल ऑफ पॉटहोल्स. सो आपको यू हैव टू टेक केयर दैट कि आप एकदम आराम से ब्रेक लगा रहे हो, आप अपने बैक को झटके नहीं दे रहे हो. एवरीथिंग ऑब्वियसली. इवन वाइल ड्राइविंग अ कार, बहुत ड्राइवर्स रहते हैं उनको बैक पेन ये सब होता है. तो उसका मेन ही है कि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए. अच्छा. कोई भी चीज़ या कोई भी पोजीशन पे कंटिन्यूसली नहीं कंटिन्यू तो कितना कंटिन्यूस, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम के बाद उनको एक ब्रेक लेना चाहिए? 45 minutes to 1.5 hour के बीच में एक ब्रेक लेना ही चाहिए डेफिनेटली. ओके, 45 minutes to 1 hour में ब्रेक लेना चाहिए. ओके. सो डॉक्टर, जो आप पेन किलर्स, हम जो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन है, लेकिन ज़्यादा पेन किलर्स खाने से बॉडी पे क्या नुकसान होते हैं? सो पेन किलर्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स. एंटी इन्फ्लेमेटरी आता है, नॉर्मल डोलो जो 650, क्रोसिन आता है, पैरासीटामोल वो है, फिर ट्रामाडोल रिलेटेड आता है, फिर उसके हायर भी एंटीबायोटिक्स आते हैं, आई मीन पेन किलर्स आते हैं. तो जो आदमी को, मतलब पेशेंट्स को बिना समझे वो खाते रहते हैं, उनको लगता है कि एक बार खा लिया ठीक हो गया तो मुझे यही मेडिसिन खा लेना चाहिए, मैं उससे जल्दी ठीक हो जाऊंगा. और कभी-कभी ऐसे होता है वो लोग डोज बढ़ा देते हैं, अगर एक टैबलेट खा रहे फिर 2 खाने लगते हैं, 3 खाने लगते हैं, तो इसके क्या असरात होते हैं? इससे बेसिकली आपको एक तो वो जो जितना डोज से आपको फायदा हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा, तो आपको वो पेन किलर यूज्ड हो जाती है, वो योर बॉडी इज यूज्ड टू दैट पेन किलर, तो आपको इससे फायदा खत्म हो जाता है. सेकेंडली, आपका वही मेडिसिन आप इंक्रीज डोज करते खाते जाते हो तो आपको किडनी लिवर पे असर करती है. Your kidney it can affect the tubules and the structures out there. बिल्कुल, वो किडनी को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर सकती है. क्रिएटिनिन बढ़ सकता है. डायबिटिक्स पेशेंट को स्पेशली पेन किलर्स बहुत सोच समझ के खाने चाहिए. अच्छा. क्योंकि उनके किडनी पे ऑलरेडी डायबिटीज का असर है. सही. और थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर आप प्रेशराइज कर दोगे उन पर तो शट डाउन हो सकता है. ओके. सो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी. इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव और मुझे यकीन है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. तो यहाँ पर होता है हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम. डॉक्टर मर्चेंट के हिसाब से 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है ताकि आप सेहतमंद रह सके. वो है कि आप अपना डाइट और सप्लीमेंटेशन हो या फिर आपकी एक्टिविटी हो, ये सब चीज़ों पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है. और अगर आप बैक पेन से उलझे हुए हैं तो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिए और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कीजिए. अगर आप चाहते हो कि हम कोई ख़ास मेडिकल कंडीशन यहाँ पर डिस्कस करें या आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए. हमारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है. इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.